मेरे लाइफ का बेस्ट स्टोरी है। हाथ धोते हुए अपर्णा ने नर्स को आवाज़ दी, सुनीता अब कोई पेशेंट तो नहीं है ना? ओपीडी में नर्स बाहर से ही बोली, नहीं मैडम। अपर्णा ने एक गहरा सुकून का सांस लिया, जल्दी से तौलिए से हाथ पोंछे और पर्स से कार भी चाबी निकाल तेजी से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही याद आया, अरे पर्स तो वहीं छूट गया। वापस लेने पहुंची तो देखा सुनीता किसी से फ़ोन पर रो रो कर बात कर रही है। प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, आज पेशेंट बहुत थे इसीलिए लेट हो गया, बस इस 10 मिनट में पहुंच जाऊंगी। अपर्णा को देखते ही सुनीता ने फ़ोन रख दिया और आंसू पोंछकर भागकर पर्स उठा लाई। सुनीता एक हफ्ता पहले ही अपर्णा के पास नौकरी के लिए आई थी। दुबली पतली सांवली मगर खूबसूरत सी लड़की, उम्र कोई 23 या 24 साल, मांग में गहरा सिंदूर और माथे पर छोटी सी लाल बिंदी। क्वालिफाइड नर्स थी पर अभी ज़्यादा अनुभव नहीं था। डॉक्टर प्लीज़ मुझे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है। अपर्णा ने गौर से उसके चेहरे को देखा। एक अजीब सी लाचारी और दहशत थी उसकी साया गड्ढों में घुसी आंखों में। अपर्णा ना कर सकी उसे, अब मैं जाऊं मैडम? हाँ जाओ कहकर अपर्णा ने कार के दरवाजे में चाबी लगाई। सुनीता की रोती हुई आवाज़ मगर देर तक उसके कानों में गूंजती रही। अगले दिन सुबह सुनीता थोड़ा लेट आई। मरीज की भीड़ इतनी कि अपर्णा को सर उठाने की फुर्सत भी न थी। अचानक स्टाफ नर्स दौड़ती हुई अपर्णा के कमरे में आई। मैडम जल्दी चलिए, सुनीता बेहोश होकर गिर पड़ी है। अपर्णा सीट से उठकर हाथ में स्टेथोस्कोप लिए भागी। उसके पहुंचने तक स्टाफ ने सुनीता को बेड पर लिटा दिया था। अपर्णा ने फौरन इमरजेंसी ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। सुनीता का बदन आग जैसा तप रहा था, बेहोश सी हो लगातार बड़बड़ाए जा रही थी। मार दिया, मैंने उसे ख़त्म कर दिया। अपर्णा ने उसे कुछ इंजेक्शन दिए और स्टाफ को कहा, ठीक है सब कंट्रोल में है, तुम लोग जाओ अपनी अपनी ड्यूटी पर। सुनीता के पूरे बदन पर कई चोटें दिख रही थी। अपर्णा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, पर जब तक सुनीता होश में न आई तब तक पता करना भी मुश्किल था। यह तो पक्का था कि किसी ने उसे बेरहमी से पीटा था। मैडम पेशेंट की भीड़ बहुत होती है, जा रही है, आप आ रहे हैं? हाँ चलो ड्यूटी। डॉक्टर को कुछ हिदायत देकर अपर्णा चली गई। कुछ घंटे बाद ड्यूटी डॉक्टर ने अपर्णा को आकर बताया कि सुनीता को होश आ गया हो। ओके तुम चलो, मैं आती हूँ। केस फाइल वगैरह सब ठीक से तैयार कर लो, मेडिको लीगल केस बनेगा। शायद अपर्णा को देखते ही सुनीता चीख कर रोने लगी। मैडम मैंने उसे मार दिया, मुझे बचा लो मैडम। अपर्णा उसके पास बैठ गई और प्यार से उसका हाथ पकड़कर बोली, मैं हूं ना, तुम बिल्कुल चिंता ना करो। बताओ तो लेकिन क्या हुआ? सुनीता ने धीरे सब गिरे खोलनी शुरू की। उसकी माँ एक सेक्स वर्कर थी। दिल्ली के कश्मीर बाजार में उसका जन्म हुआ। रोज अपनी माँ को न जाने कितने आदमियों के साथ दिखती थी, न जाने कौन उनमें से उसका पिता था। माँ की रंग बिरंगी साड़ी, चमकते हुए जेवर और लाल लाल लिपस्टिक उसके बेहद पसंद थी, मगर माँ उसे इन सब के पास भटकने भी नहीं देती। एक दिन की बात है, मैडम माँ से आँख बचा मैंने उनकी तरह लाल साड़ी पहनी और सज धज के तैयार हो उन्हीं की तरह बाहर बल्कि मैं बैठ गई। उस वक्त मेरी उम्र कोई 10 बरस के आसपास होगी। जैसे ही माँ की नज़र मुझ पर पड़ी, वो तो जैसे पागल हो गई, रोए जाए और मुझे पीटे जाए। चीख कर मेरा बुरा हाल पर माँ पर कोई असर नहीं। कमबख्त यहाँ रहेगी तो यही सीखेगी। कुछ दिन के बाद माँ ने मुझे झोले वाली दादी के पास भेज दिया। अपर्णा ने उसे पूछा, झोले वाली दीदी कौन है? सुनीता के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट आई। आगे झोले वाली दीदी बहुत अच्छी थी। हम सब बच्चों को हर शाम 2 घंटे पढ़ाने आती थी। वहाँ एक गहरी सांस ले सुनीता जाने जहाँ खो गई। अपर्णा ने उसका सर सहलाते हुए फिर पूछा, अच्छा पर झोले वाली दीदी कहाँ
ले गई तुम्हें? सुनीता ने उठाने की कोशिश की पर दर्द से कहरा उठी। अपर्णा ने स्टाफ नर्स को इशारा किया, उसे सहारा दे कर बैठाने को कहा। अच्छा आगे तो बताओ। दीदी मुझे अपने घर ले गई, पास से स्कूल में दाखिल कर दिया। वो अकेली रहती थी, सुबह ऑफिस में काम करती और शाम को पढ़ाती थी। जैसे मैंने बताया धीरे धीरे मेरा मन वहाँ लगने लगा और दीदी की मदद से मैं आगे पढ़ती गई। शुरू में तो माँ की बहुत याद आती थी, माँ हर हफ्ते मिलने भी आती थी, पर जैसे जैसे बड़ी होती गई माँ के पैसे की गिरड़ा होने लगी। मुझे शर्म आने लगी कि वो मेरी माँ है। जो जैसे समझने लगी मेरी मन की बात, धीरे धीरे माँ ने आना कम कर दिया। मैं भी अपनी ज़िंदगी में रम गई। 12वीं पास कर मुझे नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया। वहीं पर मेरी मुलाकात अजय से हुई। अजय कॉलेज में एडमिशन मिल गया, वहीं पर मेरी मुलाकात अजय से हुई। अजय कॉलेज में कैंटीन चलाता था। बातों बातों में पता चला कि अजय के माता पिता का देहांत हो गया था जब वो सिर्फ 6 बरस का था। उसे उसके चाचा चाची ने पाला पोसा। यहाँ कैंटीन उसके चाचा ने ही उसे खुलवा कर दी थी। अक्सर वो अपने माँ पिता की बात कर भावुक हो उठता। धीरे धीरे उससे हमदर्दी होने लगी। मैंने भी उसे अपनी सारी कहानी सच सच बता दी। इस तरह हम नज़दीकी आते गए और फिर जिस दिन मेरा कोर्स ख़त्म हुआ उसने शादी की प्रस्ताव रख दिया। मना करने की कोई वजह ना थी। मैं तो यह सोच कर ही खुश थी कि सब कुछ जानने के बावजूद भी कोई मुझसे शादी करना चाहता है। हमने कोर्ट में शादी कर ली और दीदी के घर से विदा हो मैंने सुनहरे सपने सजाए। एक नई जिंदगी की ओर चल पड़ी। अजय के घर पहुंची तो थोड़ा अटपटा लगा। 5 फीट की तंग अंधेरी सी गली जहां शायद कभी सूरज झांका भी नहीं होगा। दूसरी मंजिल पर एक 10-12 का कमरा, एक 2.5 फुट की रसोई और बाथरूम ऐसा कि दरवाज़ा बंद करने के लिए दीवार से सटना पड़ता था। एक बार मन में आया भी कि उससे पूछूं कि कैंटीन से क्या इतनी भी कमाई ना होती कि एक ठीक ठाक कमरा ले सके। फिर सोचा शायद अकेला ही था। अब तक तो सोचना ही ना होगा, कोई नहीं, जब मुझे भी नौकरी मिल जाएगी तो कमाई बढ़ जाएगी, तब अच्छा घर ले लेंगे। मैंने धीमे धीमे सर संभालना शुरू किया। घर के काम काज निपटा फिर मैं नौकरी की तलाश में निकल पड़ती। 1 महीना गुजर गया। अभी तक अजय ने मुझे कोई पैसा नहीं दिए थे। खर्च के लिए शादी के समय दीदी ने कुछ पैसे शगुन के तौर पर दिए थे, वही चल रहे थे। अर्पणा ने पूछा, क्यों, तुम तो खुद जानती थी कि उसकी कैंटीन अच्छी चलती है, फिर कभी सवाल क्यों नहीं किया? मुझे लगा कि शायद उसे बुरा लगेगा। इस आते ही मैंने सवाल जवाब शुरू कर। ना जाने क्यों हर वक्त मुझे लगता था कि उसने मुझसे शादी कर मुझ पर बहुत एहसान किया है, वरना मुझ जैसी कौन शादी करता। एक वैश्या की बेटी जिसे पता तक न था उसका बाप कौन है। अर्पणा ने देखा कि कुछ थकान सी आ गई है सुनीता के चेहरे पर। अच्छा अब तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर आगे सुनेंगे, कहकर अर्पणा ने उठने लगी, पर सुनीता ने हाथ पकड़ बैठा दिया। नहीं मैडम, फिर पता नहीं वक्त मिले ना मिले आपसे बात करके। अर्पणा फिर ना बोल पाई और वापस बैठ गई। ओके मैं सुन रही हूँ, तुम बोलो। वक्त गुजरने लगा। शगुन के पैसे ख़त्म हो गए। मुझे कोई नौकरी भी नहीं मिल पा रही थी। नई फ्रेंड्स थी तो कोई रखना ही नहीं चाह रहा था। अजय का स्वभाव धीरे धीरे बदला हुआ लगने लगा। पैसे मांगती तो चिल्लाने लगता, कुछ पूछती तो जवाब नहीं देता। मैं फिर चुप रहती कि शायद कुछ काम की टेंशन होगी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि यह कैंटीन उसकी थी ही नहीं, वो बस वहाँ काम करता था। वो ये किसने बताया तुम्हें? अर्पणा ने चौंक कर पूछा। खुद कैंटीन के मालिक ने। जब वे एक दिन अजय को ढूंढते हुए पहुंच गए, क्योंकि अजय कई दिन से काम पर नहीं आ रहा था। उस रात जब अजय घर आया तो मैं हिम्मत कर पूछ ही लिया कि कैंटीन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बस मेरा ये पूछना था कि वो तो एकदम आग बबूला होकर गुस्से में चिल्लाने लगा, चीखते हुए कहने लगा कि तुम्हारी इतनी औकात हो गई कि मुझसे सवाल करो। मैंने तुम पर तरस खाकर शादी कर ली,
वरना एक वैश्या की बेटी से कौन विवाह करता। मन क्या बोल दूं, झूठ तो नहीं बोला, तुम्हारी तरह पर चुप रह गई। उसके बाद तो रोज की यही कहानी होने लगी। धीरे धीरे मुझे पता चला कि अजय को ड्रग्स की आदत। तब मुझे समझ में आया कि उसके पैसे कहाँ जाते हैं। तो फिर तुमने क्या किया? जब पता चला तो क्या करती, कहाँ जाती? कोई था ही नहीं। दीदी की भी किसी सोशल प्रोजेक्ट के लिए कुछ साल के लिए अमेरिका जा चुकी थी और माँ उनकी तो कई सालों से मैंने ही सुध ना ली थी, इसीलिए सब जानकर भी चुप रह गई। जो थोड़े बहुत गहने शादी के समय माँ ने दीदी को भिजवाए थे, बस वो ही मेरे पास, उन्हीं को बेचकर कुछ दिन काम चलाया। कितने पैसे तो वो ऐसे ही छीन ले जाता, नहीं देती तो मार पीट लाते घूंसे। पर तुम तो खुद कमा कर खा सकती थी, छोड़कर भाग जाना चाहिए था। अर्पणा ने गुस्से से बोली। कई बार सोचा मगर फिर लगता कि और कोई तो है ही नहीं मेरा जैसा भी है, पति तो है। बस यही सोचकर चुपचाप रह जाती। जिस माँ को मैंने नीचा समझ कभी पूछा नहीं था, आज उसी की दी हुई अमानत मेरे काम आ रही थी। मगर ये पैसे भी कितने दिन चलते, खत्म होते देर ना लगी। पैसे ना दो तो मार खाओ, और पैसे दूं तो कहाँ से? अपने स्वार्थ की खातिर जब उसी नीच माँ को ढूंढने पहुंची तो पता चला माँ अब नहीं रही। बहुत रोई उस दिन मैं, पश्चाताप के आंसू आज तक नहीं थमे। कहते कहते सुनीता का गला रूंध गया और वो रुक गई। अपर्णा ने उसे पानी का गिलास दिया और फिर बोली, अच्छा कल रात क्या हुआ था? मैडम, कल रात तो सब हद पार कर दी उसने। आप ने फ़ोन पर रोते सुना था ना, मुझे अजय का ही फ़ोन था। लेट होने की वजह से नाराज़ होकर खूब गाली गलौज कर रहा था। आप सामने थी इसीलिए मैं चुप रह गई। जब घर पहुंची तो देख लगभग 40-45 बरस का एक काला मोटा सा आदमी आराम से पैर पसारे कुर्सी पर बैठा है। टेबल पर शराब की बोतल और 2 गिलास पड़े हैं। मैं उसे देखकर एकदम सकपका गई। अजय की तरफ देखा तो उसने मुझे रसोई में आने को इशारा किया। अंदर पहुंची तो हंसते हुए बोला कि तुम तैयार हो जाओ जल्दी से। मैं हैरान सी उसका मुंह ताकने लगी और पूछा, कहाँ जा रहे हैं हम? उसने बोला, वहीं जहाँ से तुम आई हो। मैं फिर भी नहीं समझ पाई और उसका मुंह ताकने लगी। फिर गया एकदम। वो ये पहला ग्राहक है, तुम्हारा 5000 तय किए हैं। सोचो, ऐसे अगर 2 से 3 ग्राहक तुम निपटा दो रोज तो कितना आराम से रह लेंगे। हम लोग तुम्हारे तो खून में है धंधा। में कुछ नहीं बोली, चुप रही। बस रसोई से चाकू उठाकर बाहर निकल गई। वो मोटा मेरे हाथ में चाकू देकर समझ गया और स्पीड से बाहर निकल गया। उसके जाते ही अजय ने लात घूंसे मार मार कर बेहाल कर दिया। मैं चुप रही। हद है, अभी भी तुम चुप रही? पागल हो गया क्या? अपर्णा गुस्से से लगभग चीख पड़ी। मैडम, मैं चुप रही। वो मार मार कर थक गया और रुक गया। जमीन पर गिरा चाकू उठाया और बराबर लगातार घोंप दिया। उसके शरीर में जितना घाव उसने आज तक मुझे दिया उसका हिसाब चुकता कर दिया। सुनीता फिर पागल की तरह चिल्लाने लगी, मार दिया मैंने उसे, मार दिया। मार कर भी चुप रही। अपर्णा ने उसे गले लगाकर शांत किया और स्टाफ नर्स की सेक्शन देने के लिए कहा। अपना वही बैठी रही तब तक जब तक सुनीता इंजेक्शन के असर से सो नहीं गई। सुनीता, काश तुम चुप ना रही होती। फिर कुछ सोचकर आप अपने कमरे में जाकर मोबाइल उठाया और 100 नंबर मिला दिया।